हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी, है ना, उसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 2.8 तक करवा दिया था, है ना। पुरानी बुक में देखेंगे तो 2.8 है, नई बुक में देखेंगे तो 1.8 लिखा होता है। तो नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे रहती है, ये पहले भी बताया था आपको, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका मैच करेगा। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपका आया हुआ है 2.9। इसमें क्या कहा गया है, कहता है कि एक पेय जल का नमूना क्लोरोफार्म, है ना, फार्मूला दे दिया CaCl3 से कैंसर जन समझे जाने की सीमा तक अधिक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, भारानुसार द्रव्यमान प्रतिशत, ये आपको सवाल में दिया है। ठीक है, नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है आपको। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता यानी मोलैलिटी का कैलकुलेशन करना है और आपको परसेंटेज बाई मास यानी द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन की परिभाषा आनी चाहिए, है ना, वो पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। अंश प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी विलयन के, है ना, किसी भी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, है ना, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में संख्या या ग्राम में मात्रा, उसका पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम कहलाता है। ठीक है, 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6 भी हम उसको कह देते, जहां पर 1 मिलियन भी आपका लिखा होता है ना। पार्ट प्रति मिलियन नाम से पता ही चल रहा है मिलियन, तो मिलियन कितना होता है 10 लाख। यानी यहाँ पर जो क्वांटिटी की बात की जाती है वो 1 मिलियन कह लीजिए, या 10 लाख भागों में उपस्थित, या 1 मिलियन विलयन के भागों में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक, वो कहलाती है पीपीएम। अब ये वेट बाई वेट द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से हो सकता है, वेट बाई वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो सकता है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी आपकी दी गई थी सवाल के अंदर, वो वहां पर देख सकते हैं कि 15 ppm है और द्रव्यमान प्रतिशत में लेना है। तो पहले हमें द्रव्यमान प्रतिशत का कैलकुलेशन करना है। अगर ये आयतन का कहता तो आयतन में भी कर सकते थे, लेकिन वो कहा नहीं तो वो करने कर सकता नहीं। तो पीपीएम का मतलब समझ गए होंगे। अभी 15 ppm लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 15 ppm और द्रव्यमान के हिसाब से आपको बताना है। इसका मतलब ये है कि जो 15 ग्राम आपकी क्लोरोफार्म है, 15 ग्राम क्लोरोफार्म, है ना, 1 मिलियन, है ना, या 10 लाख विलयन में क्या है, उपस्थित है। ठीक, तो ये दोनों क्वांटिटी आपको ग्राम में रखना है। ठीक, तो चलिए कर देते हैं इसको। 15 है ना, 15 और ये ppm, है ना, पार्ट प्रति मिलियन है। इसका मतलब क्या है कि जो 15 ग्राम आपका क्लोरोफार्म है वो आपका 10 या 1 मिलियन, 10 लाख कहिए या 1 मिलियन विलयन में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 15 ग्राम, है ना, क्लोरोफार्म है CHCl3, है ना, तो 15 ग्राम क्लोरोफार्म है और किसमें उपस्थित है, 1 मिलियन में, है ना। तो यहाँ पर लिखना है कि जो है 1 मिलियन, 1 मिलियन कहिए या फिर इसको आप कह सकते हैं 10 लाख, है ना। ये एक संख्या में और लिखना चाहे तो इसको 10 to the power 6 से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख और 10 लाख को 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो जनरल बात हो गई, इसको पूरा थ्योरी के रूप में लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा कि 15 ग्राम क्लोरोफार्मा आपकी 10 लाख विलयन में उपस्थित है। ठीक, चलिए अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला याद करिए। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, है ना, विलय का द्रव्यमान या विलय का भार, विलय का द्रव्यमान और अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100। ठीक है, तो द्रव्यमान लिखिए चाहे भार लिखिए, दोनों सेम है ना। अब यहाँ पर क्या करना है कि विलय का द्रव्यमान, देखिए विलय कौन है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म का द्रव्यमान यानी भार कितना, 15 ग्राम। तो ऊपर ये कितना हो जाएगा, ये 15, और नीचे विलयन का द्रव्यमान, विलयन कितना होगा, तो वो पार्ट प्रति मिलियन, यही रखना है आपको 10 की पावर 6। ठीक है भाई, विलयन तो इतना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 6 इंटू में क्या कर देंगे, ये 100। ठीक है, उसके बाद इसको काट दिए, 100 कट जाएगा, ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी,
है ना। ऊपर क्या बचेगा देखिए 15, 2 पावर कट गई तो 10 की पावर कितना हो गया 4, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 15 गुणे 10 की पावर -4। ठीक, एक अंक इधर दशमलव बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर -3 था। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर हो गया है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला जो था द्रव्यमान प्रतिशत जो कह रहा था, द्रव्यमान प्रतिशत में इतनी क्लोरोफॉर्म की मात्रा उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो पहला आपका ये पार्ट इसका हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत में इसको व्यक्त कर दिया गया है। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन था, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है मोलैलिटी का कैलकुलेशन, उसको मैं आपको कर करके बता देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड पार्ट आपका जो कह रहा था कि उसमें क्या करना है कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोलैलिटी फाइंड करना है आपको क्लोरोफॉर्म की। तो चलिए मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मोलैलिटी का जिसका कहा जाए उसका पहले फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए। फार्मूला नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं। तो मोललता क्या होती है, विलेय का भार बटे विलेय का भार अपॉन में विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रखना है। तो चलिए यहाँ पर है ना देखते, तो मोलैलिटी है ना, ये आपका है मोललता है ना। मोललता क्या होता है फार्मूला, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार है ना। विलेय का भार बटे अणुभार आप हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक, विलेय का भार बटे अणुभार, और विलायक का भार किसमें रखना है, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है मोलैलिटी का, मोललता का। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, स्मॉल एम क्या है, विलेय का भार। विलेय कौन है, क्लोरोफॉर्म, यही तो घुला है पानी के अंदर है ना। तो इसका भार कितना है, इसका भार देखिए 15 ग्राम। इसका अणुभार निकाल लीजिए, अणुभार कितना होगा, अणुभार तो आपको निकालना आता ही होगा है ना। नहीं आता है तो देख लीजिए CH Cl3 ये कितना है 12, ये कितना है 1, और ये कितना है 35.5 और गुणे 3, तो ये हो जाएगा 12 है ना। ये 12 और ये कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 और इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये। ठीक, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 119, 13 6 19, 119.5। तो ये इसका अणुभार आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको रख देना है। देखिए विलायक, विलायक का मतलब क्या है ना। तो सवाल में आपसे देखिए कह रहा था कि जो पेय जल का नमूना जल है, जल विलायक है, और जल की मात्रा कितनी काउंट करना है, तो पीपीएम में वही 10 की पावर जो 6 है ना, वो किसके लिए करना है आपको, वाटर के लिए लेना है, बस ग्राम में है ही। ठीक, इसमें रखना किसमें था, किलोग्राम में। तो जल की जो मात्रा है वो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 वाली ही ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भार कितना है, तो ये है 15, और भार कितना है तो 119.5, और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक, विलायक का भार कितना है तो 10 की पावर 6। और एक चीज और, यहाँ ये आपका क्या है, ग्राम में दिया था है ना, इसको कंसिडर किसमें किया है, ग्राम में है ना। ये भी किसमें रखना है, ग्राम में रखना। तो ये ग्राम में है, और ये किसमें है, किलोग्राम में। तो अगर इसको ग्राम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हम 1000 क्या कर देंगे, ऊपर क्यों ले लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। तो देखिए अरेंज कर लीजिए, ज्यादा कोई दिक्कत मतलब हो, 119.5 और ये 1000 ऊपर की ओर है, और नीचे है 10⁶ है ना। तो जो कटने वाला है उसको काट दीजिए यहाँ से। तो जैसे ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए, 1 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर। अब यहाँ से कितने, देखिए 4 0 है, ये 4 पावर खत्म हो जाएगी यहाँ से है ना। तो ये कितना बचेगा, देखिए 15, और ये हो जाएगा 119.5, और इधर से यहाँ से कितना हो गया, 4 खत्म हो गए, कितना होता 10 की पावर 2। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर लेना है और कुछ नहीं करना आपको। तो ये आ जाएगा 0.01255, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए अगर एक संख्या के बाद लगाना है पॉइंट आपको, तो पॉइंट देखिए यहाँ पर है ना, ये इधर है, ये 1 और ये 2, 2 अंक ले जाएंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1.255, और इधर बढ़ाया तो पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 1 2, 2 अंक बढ़ाया तो 2 पहले से था, तो माइनस माइनस जुड़ करके ये हो जाएगा। देखिए
ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं। तो चाहे यहाँ आंसर छोड़ दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, चाहे यहाँ पॉइंट का तो खेल आप जानते ही हैं, वो आगे पीछे लगा सकते हैं। एक अंक के बाद अक्सर लगाया जाता है, तो एक अंक जब करेंगे तो 1.225 × द पावर -4, इधर पावर माइनस में बढ़ जाएगी, इधर पावर प्लस में बढ़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आसान सा कैलकुलेशन था और छोटा सवाल था जो आपका हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे कोई डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है। कहता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आणविक अन्योन्य क्रिया। ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है इसका, है ना। तो एल्कोहल एवं जल के विलयन में कह रहा है कि एल्कोहल जैसे है ना, आपने देखा होगा कि शराब है, पानी में क्या होती है, घुल जाती है ना। शराब पीने वाले क्या करते हैं कि शराब को पानी के अंदर डिजोल्व करके क्या करते हैं, उसको पी लेते हैं, है ना। तो वो घुल क्यों जाती है, इस क्रिया का क्या महत्व है, ठीक, कैसे होती है प्रोसेस। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा कि एल्कोहल एवं जल के विलयन में एल्कोहल तथा जल के अणु अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो अंतरा आणविक, है ना, अंतरा को कहेंगे इंट्रा, है ना, अंतर आणविक को इंटर कहते हैं। ठीक, तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, लेकिन यह लेकिन यह जल यानी वाटर वाटर तथा एल्कोहल एल्कोहल हाइड्रोजन बंध से दुर्बल होते हैं, है ना। करा कि जो वाटर वाटर है और एल्कोहल एल्कोहल हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। इससे अणुओं की वाष्प में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अतः यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो कह रहा कि जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर है, प्योर एल्कोहल है, तो उन लोगों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है, लेकिन उनकी तुलना में क्या है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है तो इसकी वाष्पशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जब वाष्पशीलता ज्यादा हो जाएगी तो राउल्ट के नियम से जितना वाष्प दाब आपने सोचा था उससे ज्यादा वाष्प दाब आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जब राउल्ट के नियम से ज्यादा वाष्प प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं धनात्मक विचलन, और जब राउल्ट के नियम से कम वाष्प प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कहता है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। कहता है कि जो विलेयता है वो क्यों कम हो जाती है ताप बढ़ने पर। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या है, अणुओं की बढ़ जाएगी। और गैस के मॉलिक्यूल तो वैसे भी गतिशील होते हैं ठोस और द्रव की तुलना में। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल को और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, वो और तेजी के साथ गति करेंगे। तो वैसे भी गैस इतनी जल्दी क्या है, सॉलिड में या लिक्विड में मिलती नहीं है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से क्या होगा, फिर वहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और आसानी से मिक्स नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। तो देखिए, तो करेक्ट रीजन इसका है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गैस की विलेयता द्रव में क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, हमेशा कम आने की प्रवृत्ति। बस इसीलिए कि ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता, आपने हेनरी का नियम पढ़ा होगा, तो हेनरी के नियम के हिसाब से भी आप इसको लिख, बहुत ज्यादा इसमें आंसर नहीं लिखना, इसमें केवल आपको इतना लिख देना है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं या जब तापमान बढ़ाया जाता है तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, हमेशा कम हो जाती है। बस यही एक लाइन लिख देना है, काम खत्म। ठीक, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो बहुत कठिन इसका नहीं है, बस थोड़ी सी यही बात लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हेनरी का नियम, इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। तो हेनरी का नियम मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से कर लीजिए, सारे उपयोग वगैरह मैंने आपको बताए हैं। ये रहे आज आपके कुछ दो चार प्रश्न, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने प्रश्न लिए थे, जो सवाल आपको करवाया है, वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। देखिए शेयर वगैरह करते रहिए, है ना, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए, कि थोड़ा आप लाइक वगैरह करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए।
ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।